कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग चाहकर भी कभी भूल नहीं पाते। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के राघवेंद्र नगर के लोगों के लिए 27 मार्च 2025 ऐसी ही एक तारीख थी। उस रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, तब एक घर के भीतर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घर में मौजूद 3 मासूम बच्चे रात का खाना खाकर सोते तो हैं, लेकिन उनकी कभी भी सुबह नहीं हो पाती है। शुरुआत में मामला एक हादसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ाती है, हिला देने वाले खुलासे होने लगते हैं। मामला हवस की आग में जलकर हैवानियत की सारी हदों को पार करने का था। तो आखिर 27 मार्च 2025 की रात उस घर में क्या हुआ था? 3 मासूम बच्चों की मौत के पीछे कौन था और इन सब का खुलासा कैसे हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। यकीन मानिए, ये एक ऐसी घटना की कहानी है जिसकी सच्चाई शायद आपको भी रुला देगी और आप भी गुस्से से भर जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। जैसा कि हमने बताया, ये घटना तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के तहत आने वाले राघवेंद्र नगर इलाके से सामने आई थी। रात के जब लगभग 2:30 बज रहे थे, तभी यहां रह रहे लोगों को रात के सन्नाटे को चीरती हुई किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब कुछ पड़ोसी ध्यान देते हैं तो वो पाते हैं कि ये आवाज़ आवुरी चिंतला चिनैया के यहाँ से आ रही है। आवुरी चिंतला की उम्र लगभग 50 साल थी। वो कई साल से वाटर टैंकर के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। जब लोग आवुरी चिंतला की आवाज़ सुनकर उसके घर की तरफ भागते हैं तो वो चिल्लाते हुए लोगों से कहता है कि आप लोग मेरी पत्नी को बचा लो, उसे तुरंत अस्पताल ले चलो, नहीं तो वो भी मर जाएगी। पूछने पर वो लोगों को बताता है कि पत्नी को अचानक बहुत तेज पेट दर्द हुआ है। जब लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में अवुरी चिंतला की पत्नी अवुरी चिंतला रजिता उर्फ लावण्या दर्द के मारे जोर जोर से कराह रही थी। लावण्या की तड़प को देखकर एक पड़ोसी भागकर अपनी गाड़ी लेकर आता है। लावण्या को अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगती है। इसी बीच वहीं पर मौजूद अवुरी चिंतला ध्यान देता है कि उसकी चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी मदद के लिए आ गए हैं, लेकिन घर के अंदर सो रहे 3 बच्चों में से कोई भी अब तक उठकर नहीं आया है और ना ही उन तीनों में से किसी की कोई आवाज सुनाई दे रही है। अवुरी चिंतला भागकर बच्चों के बेड के पास जाता है। तीनों बच्चे एक सी अवस्था में गहरी नींद में सोए हुए दिखाई देते हैं। अवुरी चिंतला को यहां पर कुछ अटपटा सा लगता है और वो बच्चों के चेहरों को गौर से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तीनों ही बच्चों के मुंह से झाग गिर रहा था। यह नज़ारा देखते ही घर के अंदर चीख पुकार मच जाती है। लोग बच्चों को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच लावण्या की तड़प भी बढ़ने लगती है। वहां पर मौजूद कुछ लोग फैसला करते हैं कि सबसे पहले लावण्या को अस्पताल ले जाया जाए, क्योंकि वो दर्द के मारे बहुत ज्यादा तड़प रही थी। दूसरी तरफ कुछ लोग पीछे से बच्चों को अस्पताल लेकर आने की बात कहते हैं। इस अफरा तफरी के बीच सुबह के 3 बज चुके थे। अवुरी चिंतला पड़ोसियों की मदद से अपनी पत्नी को पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आता है। इमरजेंसी में लावण्या का इलाज शुरू होता है। दूसरी तरफ जो बच्चे अब तक अपने ही बिस्तर पर पड़े हुए थे, उन्हें भी अस्पताल लाने की तैयारी होने लगती है। इसी बीच वहां पर मौजूद एक व्यक्ति बच्चों को फिर से देखता है तो वो कहता है कि बच्चों को अस्पताल ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही बच्चों की सांसें थम चुकी हैं। दूसरे लोग भी तीनों ही बच्चों की मौत की पुष्टि करते हैं। अब बच्चों को अस्पताल ले जाने की बजाय पास के अमीनपुर पुलिस स्टेशन को मामले की जानकारी दी जाती है। मामला 3 बच्चों की मौत से जुड़ा था, इसलिए तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। अस्पताल वालों को भी 3 बच्चों की मौत की खबर दे दी जाती है। इस जानकारी के सामने आने के बाद डॉक्टर आशंका जताते हैं कि शायद इस ट्रेजेडी का कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तत्काल ही डॉक्टर कुछ पड़ोसियों को अवुरी चिंतला के घर भेजते हैं और घर में मौजूद बचे हुए खाने में से थोड़ा सैंपल लाने को कहते हैं, ताकि उन सैंपल की जांच करके इस बात का पता लगाया जा सके कि बच्चों की मौत खाने में मौजूद जहर से हुई है और फिर उसी आधार पर लावण्या का भी इलाज किया जा सके। जब तक लोग अवुरी चिंतला के घर से बचा हुआ खाना लाने जाते हैं, तब तक लावण्या का इलाज डॉक्टर करते रहते हैं और थोड़ी ही देर के इलाज के बाद लावण्या के दर्द में कमी भी आने लगती है। इस बीच लावण्या के जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, सभी लगभग नॉर्मल ही पाए जाते हैं। लावण्या की स्थिति में सुधार को देखकर डॉक्टर थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। अब तक लावण्या को 3 बच्चों की मौत की खबर नहीं दी गई थी, लेकिन जब उसकी स्थिति कुछ बेहतर होती है
तब पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंचती है। यहाँ पुलिस वाले लावण्या का हालचाल पूछते हैं। जवाब में वो कहती है कि शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चे बेहोश हुए हैं और मुझे पेट दर्द हुआ है। जवाब में पुलिस वाले कहते हैं कि रात में क्या खाया था। इस पर वो बताती है कि पड़ोस की दुकान से वो दही खरीद कर लाई थी और फिर रात में सभी बच्चों ने दही और चावल खाए थे और सो गए थे। लावण्या ने भी दही चावल ही खाया था, जबकि अवरी चिंतला केवल दाल और चावल खाकर इमरजेंसी कॉल आने की वजह से अपने काम पर चला गया था। शुरुआती बातचीत के बाद पुलिस वाले लावण्या से कहते हैं कि आपके तीनों बच्चों की मौत हो गई है। जवाब में बड़े आराम से लावण्या कहती है, क्यों, क्या हुआ? एक मां का 3 बच्चों की मौत की खबर पर इतना साधारण रिएक्शन देखकर पुलिस वालों का माथा ठनकता है। एक आम आदमी भी 3 मासूम बच्चों की अचानक मौत की खबर सुनकर शायद भावुक हो जाएगा, लेकिन दावों के मुताबिक लावण्या के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं दिखाई देते हैं और ना ही वो बच्चों की मौत की खबर से दुखी या सरप्राइज नजर आती है। फिर भी पुलिस वाले कुछ अलग कदम उठाने की बजाय सिंपली सोचते हैं कि शायद बच्चों की मौत की वजह से लावण्या सदमे में चली गई है और वो रिएक्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए पुलिस वाले आगे बिना किसी कार्यवाही के डॉक्टर को इलाज जारी रखने को कहते हैं। इधर बच्चों के शव को पुलिस की एक टीम गांधी अस्पताल लेकर आ जाती है ताकि उनका पोस्टमार्टम किया जा सके और पता लगाया जा सके कि वास्तव में बच्चों की मौत कैसे हुई है। तब तक पुलिस क्राइम सीन का मुआयना करने फिर से जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि तीनों बच्चों की बॉडी बेड पर बिल्कुल सीधी अवस्था में एक के बाद एक रखी हुई थी। अगर मान लिया जाए कि बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है, तो फूड पॉइजनिंग होने पर पेट में दर्द होता है, बेचैनी होती है। ऐसी अवस्था में बच्चे शांत रहने की बजाय तड़पेंगे और बिस्तर पर एक ही स्थिति में नहीं पड़े रहेंगे। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि वहीं खाना खाकर लावण्या पेट दर्द से चीखने चिल्लाने लगी, जबकि बच्चे खामोश हुए? ये पहला मौका था जब पुलिस वालों को मामला फूड पॉइजनिंग से अलग कुछ और का लगने लगा था। फिर भी पुलिस वाले डायरेक्ट कुछ एक्शन लेने की बजाय बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर से जब्त किए गए खाने के सैंपल के रिपोर्ट का इंतजार करने लगते हैं। जब घर से जब्त किए खाने के सैंपल की रिपोर्ट आती है तो पाया जाता है कि खाने में किसी तरीके का कोई जहर नहीं पाया गया है। खाना पूरी तरीके से सेफ था। अब सवाल उठने लगते हैं कि जब खाने की वजह से कुछ नहीं हुआ तो क्या बच्चों ने पहले कोई जहर खाया था? इसका जवाब पोस्टमार्टम से ही मिल सकता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा समय था, इसलिए पुलिस वाले एक बार फिर से लावण्या का इलाज कर रहे डॉक्टर की टीम से मिलने का फैसला करते हैं। यहाँ डॉक्टर की टीम भी पुलिस वालों को जानकारी देती है कि पूरी जांच में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला है, बल्कि लावण्या का बिहेवियर लगभग नॉर्मल सा है। ये संभव नहीं है कि जो खाने के बाद बच्चे मर जाएं वही खाकर माँ एकदम सेफ हो। वो लगातार फूड पॉइजनिंग का दावा कर रही थी, लेकिन फूड पॉइजनिंग के कोई भी लक्षण अब तक नहीं दिखे हैं। अब तक की जांच में कई ऐसे पॉइंट मिल चुके थे जिससे पूरा मामला फूड पॉइजनिंग से हटकर रहस्यमयी बन गया था और इन रहस्यों का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिल सकता था। अगले दिन ये इंतजार भी खत्म होता है और तीनों ही बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहली ही नज़र में डॉक्टर को बच्चों का चेहरा सूजा हुआ दिखाई देता है। ऐसी सूजन अमूमन फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से आती है। बच्चों के शरीर के अंदर से जो खाने के अंश बरामद किए जाते हैं उसमें भी किसी तरह के कोई भी जहर नहीं पाए जाते हैं। आंतों में किसी तरह के दूसरे जहरीले पदार्थ भी नहीं थे, ना ही किसी तरीके के इन्फेक्शन के लक्षण थे। इससे उलट बच्चों के मुंह और नाक के आसपास संघर्ष के निशान थे। ये इस बात का संकेत था कि बच्चों के मुंह और नाक को किसी चीज से दबाया गया, जिस कारण बच्चों ने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो नहीं बच पाए। जांच के दौरान डॉक्टर पाते हैं कि बच्चों की आंख की अंदरूनी नसें फटी हुई थीं और खून के धब्बे आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। आंख में खून के ऐसे धब्बे अमूमन तभी दिखाई देते हैं जब किसी की जान अचानक दम घुटने की वजह से आती है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर को बच्चों के फेफड़े आम फेफड़े से काफ़ी भारी और सूजे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा फेफड़े का रंग भी बदला हुआ था। ऐसा अमूमन शरीर में अचानक ऑक्सीजन में आई कमी की वजह से होता है। कुल मिलाकर डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली लिखते हैं कि तीनों ही बच्चों की मौत सिर्फ और सिर्फ दम घुटने की वजह से हुई है। फूड पॉइजनिंग की बात केवल बनावटी है। अब पुलिस के पास सच्चाई जानने के लिए घर में मौजूद बच्चों के माता पिता से पूछताछ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। सबसे पहले अवुरी चिंतला से पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि रोज की तरह वो काम से वापस समय पर आ गया था।
अवुरी चिंतला के मुताबिक वो लगभग 9 बजे तीनों बच्चों और पत्नी के साथ बैठकर खाना खाता है। यहाँ पर वो दाल चावल खाता है जबकि बच्चे और पत्नी दही चावल खाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद लगभग 10 बजे उसे अचानक एक इमरजेंसी कॉल आती है और उसे चंदानगर इलाके में वाटर टैंकर लेकर आने को कहा जाता है। फ़ोन कॉल आते ही रात के 10 बजे वो फिर से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अवुरी चिंतला के मुताबिक वो लगभग 11 बजे वापस घर आता है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। वो तीनों बच्चों को रोज़ की तरह एक साथ बेड पर सोए हुए देखता है। वो थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चला जाता है जहां पत्नी से थोड़ी देर की बातचीत के बाद वो भी सो जाता है। रात के जब लगभग 2:30 बज रहे होते हैं तब अचानक लावण्या के चिल्लाने की आवाज़ अवुरी चिंतला को सुनाई देती है। अवुरी चिंतला के मुताबिक वो पत्नी की हालत को देखकर घबरा जाता है और फिर मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाता है। इसी बीच बच्चों पर भी उसकी नज़र पड़ती है जिन्हें वो पहले बेहोश समझता है और फिर बाद में पता चलता है कि बच्चों की तो मौत हो चुकी है। पुलिस अवुरी चिंतला के सभी बयानों की अच्छे से जांच करती है। उसके सभी दावे सही पाए जाते हैं, इसलिए अवुरी चिंतला पर कोई एक्शन लेने की बजाय फिलहाल पुलिस उसे जाने देती है। इस मामले में अगली पूछताछ लावण्या से होती है। पहले ही पुलिस को लावण्या की शुरुआती बयानों में कई तरह की कमी मिल गई थी। जैसे लावण्या लगातार फूड पॉइजनिंग की बात कर रही थी, लेकिन जांच में कहीं से भी फूड पॉइजनिंग के सबूत नहीं मिलते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के आधार पर उससे पूछताछ होती है तो वो अपना बयान बदलने लगती है। इस बीच पुलिस को लावण्या की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स भी मिल जाती है। उस रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर था जिस पर लावण्या लंबे समय से बातचीत कर रही थी। यहाँ तक कि बच्चों की मौत वाली रात भी उस पर काफ़ी बातचीत हुई थी। जब पुलिस उस नंबर के बारे में लावण्या से पूछती है तो वो घबराने लगती है और घबराहट में अजीबोगरीब बयान देना शुरू कर देती है। पुलिस वालों को समझ आने लगता है कि इस मामले में कुछ ऐसा है जिसे लावण्या छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उससे कड़ाई से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। आखिरकार लावण्या पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाती है और एक ऐसे सच से पर्दा उठाती है जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कई घंटों की पूछताछ और अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस वाले मामले की जानकारी देते हुए बताते हैं कि ये पूरा मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का था। लावण्या की एंट्री अवुरी चिंतला के जीवन में 2013 में तब होती है जब कुछ समय पहले ही अवुरी चिंतला की पहली पत्नी की मौत बच्चों को जन्म देने के दौरान हो जाती है। पहली पत्नी की मौत के बाद कहीं से अवुरी चिंतला तक लावण्या का रिश्ता आता है। दोनों की उम्र में 20 साल का फासला था, इसलिए शुरुआत में लावण्या इस रिश्ते के लिए मना कर देती है, लेकिन परिवार वालों के फैसलों के आगे मजबूर होकर वो अवुरी चिंतला से शादी कर लेती है। इस समय लावण्या 12th में थी। शुरुआती संघर्ष के बाद पति पत्नी के रिश्तों में सुधार होता है और किसी तरह समय बीतता जाता है। इन सब के बीच लावण्या सबसे पहले एक बेटे को जन्म देती है। इसका नाम साईं कृष्णा रखा जाता है। फिर एक बिटिया भी जन्म लेती है जिसका नाम मधुप्रिया रखा जाता है। दोनों कुछ समय बाद एक बार फिर से माता पिता बनते हैं और इस बार गौतम का जन्म होता है। 2025 में बड़े बेटे की उम्र 12 साल हो जाती है, जबकि बेटी 10 साल तथा छोटा बेटा 8 साल का हो जाता है। इन दोनों का रिश्ता किसी तरह आगे बढ़ रहा होता है कि तभी 2024 के अंत में लावण्या के जीवन में उसके पुराने प्यार की एंट्री हो जाती है। दरअसल किसी जमाने में लावण्या और सुरु शिव कुमार नाम का एक लड़का एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। यहाँ इन दोनों का अफेयर भी हुआ करता था। शुरू में लावण्या शिव कुमार से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों के दबाव की वजह से उसने अवुरी चिंतला से शादी की थी। लंबा समय बीत जाने के बाद 2024 में एक स्कूल रियूनियन प्रोग्राम का आयोजन होता है। इसी रियूनियन में जमाने बाद लावण्या और शिव कुमार की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में दोनों के ही पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं। दोनों में शुरुआती बातचीत होती है और नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। उस दिन तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है, लेकिन बातचीत का नया सिलसिला शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पुराना प्यार एक बार फिर से लावण्या के दिल में जगह बनाने लगता है। अब लावण्या का झुकाव अपने पति अवुरी चिंतला की बजाय शिव कुमार की तरफ ज़्यादा होने लगता है। यहाँ तक कि वो शिव कुमार के साथ अपना आगे का जीवन बिताने का फैसला भी कर लेती है। इस बारे में लावण्या शिव कुमार से बात करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही आगे का जीवन बिताना चाहती हूँ। जवाब में शिव कुमार कहता है कि मैं तुमसे तो शादी कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे इन 3 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊँगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति और बच्चों को हमारे बीच से हटाना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरू में तो लावण्या अपने बच्चों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन शिव कुमार की ओर से लगातार इस शर्त को दोहराए जाने के कारण लावण्या का भी मन बदलने लगता है
और अब वो पति तथा बच्चों से पीछा छुड़ाने के रास्तों के बारे में सोचने लगती है। वो पति से तलाक लेकर अलग हो सकती थी, लेकिन बच्चों से पीछा छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो अब बच्चों को बीच से हटाने के लिए इंटरनेट का सहारा लेती है। वो अलग अलग तरह के फिल्म और क्राइम शोज भी देखती है ताकि बच्चों को खत्म करने का सुरक्षित तरीका ढूंढा जा सके। लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद आखिरकार वो तय करती है कि बच्चों को दम घोट कर मार देगी और फिर पति से अलग होकर आराम से शिव कुमार से शादी कर लेगी। इस बारे में वो व्हाट्सएप के जरिए शिव कुमार से बातचीत करती है। शिव कुमार को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो लावण्या से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस काम को अंजाम दे दो और फिर हम एक हो जाएंगे। लावण्या अब बच्चों को खत्म करने के लिए सटीक मौके का इंतजार करती रहती है। आखिरकार उसे ये मौका 27 मार्च 2025 को मिल ही जाता है। पति को अचानक रात में वाटर टैंकर डिलीवरी करने के लिए फ़ोन कॉल आता है। 10 बजे जैसे ही अवुरी चिंतला वाटर टैंकर डिलीवर करने के लिए घर से निकलता है, लावण्या घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। कमरे में तीनों बच्चे एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे में रखे एक अलमारी से वो तौलिया निकालती है और सबसे पहले बड़ी गहरी नींद में सो रहे बड़े बेटे का मुंह और नाक बड़ी बेरहमी से दबा देती है। वो तब तक बेटे का मुंह दबाए रखती है जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम जाती। बड़े बेटे की जान लेने के बाद वो बगल में ही सो रही बेटी प्रिया को भी ठीक उसी तरीके से खत्म करती है और अंत में अपने छोटे बेटे गौतम को भी इसी तरीके से दम घोटकर मार देती है। वो इतनी जोर से बच्चों का मुंह और नाक दबाती है कि बच्चों को अपने बचाव तक का मौका नहीं मिल पाता है। बारी बारी से तीनों बच्चे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। लावण्या की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि बच्चे माँ की बेरहम पकड़ से नहीं बच पाते हैं और ना ही बगल में सो रहे दूसरे भाई बहन को मदद के लिए उठा पाते हैं। कथित तौर पर तीनों बच्चों की जान लेने के बाद बड़े ही तरीके से तीनों बच्चों को बिल्कुल सीधी अवस्था में बिल्कुल आसपास सुला देती है, फिर बड़े आराम से अपने कमरे में सोने चली जाती है। 11 बजे के बाद अवुरी चिंतला भी काम से वापस आ जाता है। लावण्या सोने का नाटक करती रहती है, फिर अचानक रात के 2:30 बजे पेट दर्द का नाटक करती है। फूड पॉइजनिंग की झूठी कहानी गढ़ती है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए खुलासे के बाद लावण्या का बेरहम झूठ पकड़ा जाता है। इस पूछताछ और खुलासे के बाद पुलिस वाले इस मामले में लावण्या के बॉयफ्रेंड शिव कुमार को भी गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे मामले में उसे भी बराबर का दोषी बनाया जाता है। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा हत्या के लिए 103 और आपराधिक साजिश रचने के लिए धारा 61 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस की ओर से इस मामले में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। पुलिस ने दोनों को मुख्य आरोपी बनाते हुए सबूत के तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीडीआर, आरोपियों के बयान, डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट और क्राइम सीन से बरामद कई अहम सबूत पेश किए हैं। पुलिस ने वो तौलिया भी बरामद कर लिया था जिससे लावण्या ने बच्चों की हत्या की थी। फिलहाल इस मामले में संगार रेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कई दौर की सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने अब तक इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए सुनवाई की है। इस कारण दोनों ही आरोपियों को अब तक बेल भी नहीं दी गई है और दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इन आरोपियों का गुनाह साबित होने के बाद अदालत उन्हें क्या सज़ा देती है। जो भी हो, अदालत से उन्हें उचित सज़ा मिलेगी, लेकिन आपको मौका मिले तो आप उन्हें क्या सज़ा देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।